नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन का ये खास कार्यक्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस कोरोना के साथ ही देश में इन दिनों नए संकट के रूप में हमारे सामने आ चुका है। इसके कई मामले सामने आ रहे हैं, देश भर में, नागपुर में भी आ रहे हैं, विदर्भ में भी आ रहे हैं और इससे कई मौतें भी निकलकर अब सामने आ चुकी हैं। आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, म्यूकरमाइकोसिस क्या है, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर माइकोसिस होता क्यों है, इसका रिलेशन कोरोना से है, कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों से है, या ये पहले से मौजूद है और इन दिनों कोरोना के परिप्रेक्ष्य में या संक्रमण जिस तरीके से फैला है उसको लेकर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन वेदी। आप प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं ईएनटी के आईजीजीएमसी अस्पताल में, और अस्पताल में जो एक समिति बनी है जो म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की इलाज करती है, उसके आप अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा यही कि आखिर म्यूकरमाइकोसिस क्या है और मौजूदा समय में इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये म्यूकरमाइकोसिस ये एक फंगस है जी, और जिसे हिंदी में फफूंद कहते हैं जी, मराठी में उसको काली बुरशी इस नाम से भी जाना जाता है। और ये फंगस वैसे ही मौजूदा इसमें हमेशा ही पाया जाता है जी, हर एक घर में। अगर सबने देखा है तो उसके अंदर जो अपने खराब हुए फल है, सब्जियां है, या ब्रेड अगर बाहर रखा हुआ है, या तो अपनी गार्डन में की मिट्टी है, झाड़ है, कंस्ट्रक्शन साइट है, हर जगह पे ये जहाँ पर भी है वो ये फफूंद जो है ब्लैक फंगस ये मौजूद है जी। तो ये फंगस नया नहीं है, ये हमेशा ही अपने आसपास इर्द गिर्द रहता है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण हम लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कोई अपने को दुष्परिणाम नहीं होते। मतलब ब्लैक फंगस एक मानवीय शरीर को लगातार अटैक करते रहता है और मानवीय शरीर में जाता रहता है, पर हमारी जो खुद की सेल्फ इम्यूनिटी है वो उससे लड़ती है। पर मौजूदा समय में इसके केसेस क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं? ये तो अभी जैसा कोरोना हुआ है जी, तो कोरोना के ही कारण जो भी अपने पेशेंट्स है तो उनके अंदर में उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है, ये हो गया एक। दूसरी बात है कि कोरोना के अंदर में जिस हिसाब से इंजेक्शन स्टेरॉइड जी, या तो टैबलेट स्टेरॉइड, जी, इसका मिसयूज या तो ओवर यूज हो गया है, जी, वो एक कारण है जिससे और इम्यूनिटी कम हो गई है। जी, दूसरी बात है कि जिनको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, जी, ऐसे जो शक्कर की बीमारी वाले पेशेंट है, उनकी वैसी इम्यूनिटी कम रहती है, और कोरोना में और स्टेरॉइड देने से वैसे इनकी इम्यूनिटी और ये शुगर, इम्यूनिटी कम होना और शुगर का बढ़ना जी, ये होता है। जी, बाद में जो लोग पहले से ही कैंसर से पीड़ित है, या तो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या तो उनको एड्स है, जिनकी ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपने को इम्यूनिटी कम करने वाले इम्यूनिटी सप्रेसेंट ऐसे जो टैबलेट्स या तो दवाइयाँ देनी पड़ती है, उसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है, तो ऐसे लोगों में ये फंगस अटैक कर रहा है, उनके नाक से जा रहा है अंदर में, और ये अभी आपको सब ऐसे मरीज दिख रहे हैं जी। तो इसका सिर्फ जोड़कर हम इसको सिर्फ कोरोना से देख सकते हैं, या स्टेरॉइड से देख सकते हैं, या इम्यूनिटी से देख सकते हैं, या ब्लैक फंगस के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, भले ही वो इतने बड़े पैमाने पर ना हो जितने पैमाने पर हम आज देख रहे हैं। मौजूदा समय में क्यों आ रहा है ये तो आपने बता दिया कि इम्यूनिटी कम हो गई है, स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ, ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड हुआ। पर क्या ये ऐसा कहा जा सकता है कि जो मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं वो सिर्फ कोरोना के हैं, उन्हें ही ब्लैक फंगस हो रहा है, जिनको कोरोना हो चुका है, या जो मौजूदा समय में कोरोना से ग्रसित है? वैसे आपने पहले जैसा पूछा कि क्या ऐसे पेशेंट पहले आते थे, ऐसे मरीज पहले आते थे, तो मैं कहता हूँ हाँ जी, क्योंकि आज 27 साल से मैं ईएनटी स्पेशलिटी में काम कर रहा हूँ, और हमारे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और मेयो हॉस्पिटल, इसमें मैंने इससे पहले भी साल में 2, 3, 4 ऐसे पेशेंट आए हैं जी, लेकिन उसमें भी देखा गया कि उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था, उनको डायबिटीज़ था,
और बहुत ज़्यादा शुगर लेवल होने के कारण उनके अंदर में ये फंगस ने अटैक किया था जी। तो ऐसे मामले उस वक्त भी हमने ऑपरेशन किए, निकाले, लेकिन ये मामले उस वक्त साल में 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं आते थे जी। तो हमारे लिए तो ये नया नहीं था जी। इस वक्त वो ज़्यादा तादाद में आ रहे जी। और उसमें ये पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड ये ज़्यादा दिख रहे हैं जी। क्योंकि उसके लिए पोस्ट कोविड में इस वक्त ऐसा है कि पहले जो वेव आई थी जी उसमें भी ये कुछ दिखे, लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों में ऐसी गाइडलाइंस पूरी क्लियर नहीं थी कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उस समय स्टेरॉइड का भी शायद इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्योंकि WHO, ICMR इन लोगों ने जिस हिसाब से अपने को गाइडलाइन दिए थे तो उस वक्त पेशेंट बाकी चीज़ों पे ज़्यादा जा रहे थे, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लूंगा, आइवरमेंटिन खा लूंगा, विटामिन खा लूंगा, कुछ काढ़ा पी लूंगा, तो इसमें थे जी। लेकिन जब वो क्लियर हो गया कि भाई स्टेरॉइड देना पड़ता है, लेकिन वो किस मात्रा में देना पड़ता है इस पर ध्यान ना देते हुए तो कोरोना में उसका ज़्यादा यूज हो गया है या तो मिसयूज हो गया है जी। इसलिए पोस्ट कोरोना ये ज़्यादा दिख रहे हैं जी। लेकिन कोरोना में भी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उसमें भी कुछ लोगों में ये अभी दिख पड़ रहा है जी। पर क्या ऐसा संभव है कि जिसे कोरोना ना हुआ हो या जिसे डायबिटीज़ ना हो या जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है उसे नहीं पता हो, पर उस पर भी ये म्यूकोरमाइकोसिस अटैक कर सकता है? और क्या ऐसे मामले अब निकल के सामने आ रहे हैं कि जिनकी कोविड की कोई हिस्ट्री ना रही हो फिर भी उनमें ये पाया जा रहा है? नहीं, अभी जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज जो है उसके अंदर में अभी तक के 35 एक पेशेंट आ चुके हैं जी। और कुछ पेशेंट OPD में भी आते हैं, लेकिन उसमें ये हिस्ट्री जो मैंने बताई है कोरोना, पोस्ट कोरोना, स्टेरॉइड, डायबिटीज ये ज़्यादा दिखा है जी। जैसा पहले भी हेल्दी लोगों को नहीं हो रहा था तो वैसे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है जी। वो लोग हेल्दी है, उनमें ये नहीं दिख रहा है अभी भी जी। अच्छा, इसकी प्राथमिक लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुत चर्चा हो रही है कि म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेस आ रहे हैं ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं कि उनको आपको ऑपरेट करना ही आपके पास में एक ऑप्शन रह जाता है। तो ऐसे में प्राथमिक लक्षण उसके क्या हो सकते हैं कि जिसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सके कि म्यूकोरमाइकोसिस ने अटैक कर दिया है और इसको हम पहले ही रोक दें ताकि ऑपरेट ना करना पड़े? जैसा आपने पूछा प्राथमिक लक्षण, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जी, यानी ये पहले उस लिस्ट में अगर आपने देखा कि क्या उसे कोरोना हुआ है जी। हाँ, वो हॉस्पिटल में था या होम आइसोलेशन में था, फिर उसमें स्टेरॉइड का यूज हुआ क्या जी, कितना ज़्यादा हुआ स्टेरॉइड, यानी पेशेंट ही बताता मेरे को स्टेरॉइड शुरू किया था, मैंने 10-15 दिन तक स्टेरॉइड खाता रहा, उसके बाद वो 7 दिन से ज़्यादा ICCU में थे जी, उनको इंट्यूबेट करना पड़ा जी, उनको मास्क पर ऑक्सीजन दिया गया जी, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया जी। तो ये सब जो भी फैक्टर्स है ये पूरे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जी। या तो अगर जैसा उनको रेमडेसिविर या तो टोसिलिजुनाब जो है इम्यूनो मॉड्यूलर बोलते हैं, तो ऐसे इंजेक्शन जो 40,000 का टोसिल बोल के आता था वो भी दिया गया जी। तो ये सब हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में जाता है कि इनका शुगर बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ ये पूरे चीज़ें इनकी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं जी। ये पहला एक लिस्ट हो गई जी। उसके बाद में आते हैं हम लक्षण पे जी। लक्षण में जैसा कोरोना नाक से जाता है वैसा अपने शरीर में जाने के लिए वही एक रास्ता है, क्योंकि ये पूरी फंगस जो है वो हवा में है, आजू बाजू में है, तो वो अपने नाक से ही अपने शरीर में एंट्री करती है जाती है। तो नाक में जब जाती है, नाक के बाजू में साइनसेस होते हैं जिसे पैरानेजल साइनस बोलते हैं, ऐसे 4 रहते हैं, मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथमोइडल और स्पेनोइडल। तो ये पहले नाक में जाता है और नाक से फिर इधर में अपने साइनसेस में जाता है, साइनस के ऊपर में आँख है उधर जाता है, या तो उसके नीचे में अपना तालू है जी, जिसे अपन हार्ड पैलेट बोलते हैं, जिसमें ऊपर के दांत लगे रहते। तो ये जो आप लक्षण बोल रहे हैं जी, तो ये उसी प्रकार से वो अंदर जाने के बाद कौन से लेवल पर गया वैसे लक्षण आते हैं। तो अर्ली लक्षण अगर तुमने बताया कि क्या हो गए, सिम्टम्स जिसको कहते हैं, तो अगर वो नाक से गया है और नाक में उसकी इम्यूनिटी कम है तो नाक में ड्राइनेस, सूखापन जी, नाक में खट्टी बनना जी, या नाक से जो भी अपना द्राव आता है, जो भी निकलता है, उसमें एक तो ब्लैक ब्लड जैसा या तो ब्लैक कलर का सिक्रीशंस बाहर आना और नाक बंद हुए जैसा लगना जी।
फिर नाक में दर्द होना, और फिर जैसा वो साइनस में चला गया इधर जी तो फेशियल पेन होना, जी यानी अपने गाल पे, आंखों के नीचे, दांतों में दर्द होना, फिर नीचे अगर गया है तो दांत का हिलना या तो दांत का गिरना, और जो अपनी तालू होती है या तो हार्ड पैलेट होता है उसके ऊपर में ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाना, यानी ब्लैक पैच आ जाना जी जो काले कलर का होना जी है, ये नीचे आ गया है। वहां से अगर वो ऊपर जा रहा है तो आंखों की तरफ जाएगा, क्योंकि साइनस और आंख को पार्टीशन करने वाली बहुत थिन बोन रहती है जी जिसको इंफ्राऑर्बिटल प्लेट बोलते हैं, तो उसको वहां से वो अगर ऊपर जाता है तो वहां से आंखों में सूजन आना, आंखों में सूजन आने के बाद आंखों के मोमेंट जो होते हैं अपने इधर उधर देखना, उसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाना, वो नहीं हिलना, बाद में उसका आंखों का बाहर आ जाना, जी उसके बाद आंखों का न दिखना, आंखों में से रोशनी कम हो जाना, तो ये आंखों से रिलेटेड रहेगा। फिर उसके अगर आगे चला गया तो आंख के ऊपर अपना ब्रेन होता है, तो वो जो स्कल, बेस स्कल बोलते हैं हम लोग आंखों के ऊपर, या तो आंखों का जो सुपीरियर ऑर्बिटल अपेक्स, या तो अपेक्स बोलते हैं ऑर्बिटल, जहाँ पे आंख मिलती है जी वहां तक गया, तो वहां से अगर वो ऊपर जाता है तो जो अपनी क्रेनियल नर्व्स होती है जिसके कारण अपन इधर देख सकते, ऊपर देख सकते, तो नर्व का पैरालिसिस हो जाना और वहां से वो ब्रेन में जाना, तो फिर हेडेक होना जी या तो फिर पैरालिसिस हो जाना। जी इस प्रकार के सिम्टम उस हिसाब से आपको दिखेंगे। क्या ब्लैक फंगस से आपकी जान जा सकती है? और जो आपने एक बात बताई कि नाक से वो सिर की तरफ बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि वो ऊपर की तरफ, उसको जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगी वो उस तरफ में बढ़ेगा, चूंकि वो फंगस है, वो अपना दायरा बढ़ाएगा। तो क्या इससे डेथ हो सकती है? और नाक से घुसने के बाद में जब वो सर तक पहुंचेगा तो इस पूरी प्रक्रिया में कितने दिन लगते हैं, और इतने दिनों में कब आदमी सचेत हो जाए तो रिस्क कम हो जाता है? नहीं, सबसे पहले तो अभी जो जागरूक पेशेंट है जी वो आज हमारे भी ओपीडी में 2-3 ऐसे आए हैं कि मुझे कोरोना कुछ 1 अप्रैल के करीब हुआ था, जी फिर मैं कोरोना मुक्त हो चुका हूँ जी और उसके बाद अभी मेरे नाक में बहुत दर्द हो रहा है। जी तो ये जागरूकता थी। जी अब उसने आकर बता दिया हम लोगों को, डॉक्टर को, ईएनटी सर्जन को। जी अब हमारी जिम्मेदारी बन गई, जी तो हम तुरंत उसका नाक देखेंगे, उसका एंडोस्कोपी करेंगे और उसको पूछेंगे भाई नाक से कुछ खट्टी, ब्लैक कलर की खट्टी क्रस्ट जिसको बोलते वो निकल रहा है या तो कुछ हो रहा है क्या, और हम तुरंत उसको देख लेंगे। और जैसा वो दिख पड़ता है कि वहाँ पर है तो हम उसको सीटी स्कैन और एमआरआई करने को बोल देंगे कि भाई अंदर कहाँ पे गया वो देख सकते हैं। अब आपने जैसा पूछा, तो ये जो फंगस होता है ये क्या है कि जो अपनी बारीक बारीक रक्तवाहिनियां होती है जी जो ब्लड वेसल्स होती है, तो उसमें ये उन ब्लड वेसल जो है उसको पहले ब्लॉक करता है। जी उस ब्लड वेसल को ब्लॉक करने से उतने एरिया का ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है। ब्लड सप्लाई खत्म हो गया तो जो बोन का कवरिंग होता है वो खत्म हो जाता है, बाद में वो बोन को भी खा लेता है। जी वो फंगस बोन को खा लेता है और बोन को खा के वहां पे जैसा उसने क्रस्ट बना दिया तो वो डेब्रिज और आगे बढ़ते चला जाता है। जी अब आपने जैसा बोला है कितना, तो ये सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है। जी यानी ऐसा नहीं कि आज हुआ मुझे 1 महीने बाद होगा, वैसा नहीं। जी अगर वो होता है तो उसका प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट होता हुआ देखा गया जी। है। जैसे 7 से 10 दिनों के अंदर में वो बहुत आगे तक के निकल जाता है, मतलब ब्रेन तक, ब्रेन तक के भी जाता है। और ब्रेन तक पहुंचने के बाद में ही ज्यादा डेंजर है। आंख तक अगर पहुंचा, आंख को ज्यादा उसने इफेक्ट किया तो आपको आंख ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। ब्रेन तक अगर गया तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा या और भी कुछ दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाएंगी। जी हाँ, तो इसमें मॉर्टेलिटी वैसे जो लिटरेचर में लिखा हुआ है 40 to 70% तक की मॉर्टेलिटी इसमें है जी। और ये जो मॉर्टेलिटी यानी मौत का आंकड़ा, मौत कैसे होती है, क्यों होती है, तो इसमें उन्होंने 40 से 80% तक का समय दिया गया है कि उसके कारण उसमें मौत होती है। लेकिन ये होने में 2 कारण होते हैं। एक तो ये फंगस जो है अपनी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वहां तक जा रहा है, लेकिन साथ में फंगस जिसके कारण हुआ है वो भी चीजें जो है वो शरीर को खराब करके रख रही है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज ज्यादा होने के कारण, शुगर ज्यादा होने के कारण कीटो एसिडोसिस में पेशेंट चला जाता है। जी। फिर कोरोना होने के कारण उसका लंग काम नहीं करता है, उसे सांस नहीं होती है, फाइब्रोसिस हुआ हुआ रहता है। जी। तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, ये उसके साथ में हाथ मिला लेते हैं। जी। तो ये सब लोग मिलके उस मौत के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। अच्छा, किन लोगों को मौजूदा समय में जब हम देख रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो किन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए? क्या जिन्हें कोरोना है, कोरोना हो चुका है उन्हें, जो डायबिटिक हैं उन्हें, या एक सामाजिक तौर से हम ऐसा कह सकते हैं कि
मौजूदा समय ऐसा हो चला है कि सबको ही लगभग ध्यान रखना चाहिए। नहीं, इसके अंदर तो जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और जिनको कोरोना नहीं हुआ है जी और जो मैंने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बताया उसमें का डायबिटीज़ या इम्यूनिटी कम करने वाली चीज़ें नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है जी। बस उन्होंने अपनी इम्यूनिटी कैसी अच्छी रहे इसके तरफ ध्यान देना है। दूसरी बात, जिनको कोरोना हुआ है या तो पोस्ट कोविड है जी, वो कोरोना के बाद में जो है उनको तो बहुत ज़्यादा सचेत रहना जरूरी है जी। कितने दिनों तक? अभी जैसा देखा जा रहा है कि कोरोना होने के 2 हफ्तों के बाद में ये दिखना शुरू हो गया है। 2 हफ्तों से लेके तो 1 महीने तक के बीच में ये इन्फेक्शन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि कई दर्शकों के मन में भी होगा कि कोविड हुआ, कोविड होने के बाद में आप होम आइसोलेशन में रहे, होम आइसोलेशन में रहे, आपने मल्टीविटामिन, विटामिन सी, जिंक, इन दवाइयों को खाया और एक कोर्स कर लिया, रूटीन मेडिकल कोर्स कर लिया जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, पर आपने स्टेरॉइड नहीं लिया। तो क्या ऐसे मरीजों, अगर ज़्यादा उम्र है, कोमॉर्बिडिटी है, तो क्या उन्हें भी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा संभव है? नहीं, क्योंकि अगर उसमें वो फैक्टर्स नहीं है जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उसने स्टेरॉइड नहीं लिया है, फिर वो थोड़ा सा बच गया जी, फिर उसके बाद में उसको डायबिटीज नहीं है जी, तो बच गया जी, लेकिन स्टेरॉइड नहीं लिया लेकिन डायबिटीज है जी, तो वो रिस्क में आ गया जी, कोरोना के कारण, क्योंकि दोनों चीजों में इम्यूनिटी कम हो चुकी जी। तो मतलब कुल मिला के बात जो है वो इम्यूनिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बात कहते भी हैं कि इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खूब चल रही है, उसमें खूब तरह तरह के ज्ञान आते हैं और उस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस को लेके समाज में एक जागरूक जनजागृति हो, उसको किस तरीके से फैलाया जा सकता है मौजूदा समय में, जब हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और संभव ये है कि ये केसेस और बढ़ेंगे और केसेस निकल के हमारे सामने आएंगे? हाँ, ये एक जैसा आपका कहना है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई बार डराने वाली चीजें ज्यादा हो जाती है और उसको लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं जी। कोई फन के कारण करता है, कोई ज्यादा क्यूरियोसिटी के कारण करता है। अगर आप कहते हो कि इसका जन जागृति अगर व्हाट्सएप के माध्यम से हो तो इस प्रकार से जो मैंने कहा है इसका एक पूरा लिफलेट बनाया जाए, उसके बाद में वो जिस हिसाब से नाक में दिखता है या तो अपने तालू में दिखता है उसके फोटोग्राफ उसके अंदर में दिखाए जाए और उसके साइन, सिम्टम्स और कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, इतना 3-4 चीज़ों का अगर बना के अगर भेज दिया जाए तो वैसे ही जन जागृति अच्छे से हो जाएगी। नहीं, पर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि स्टेरॉइड उन्होंने नहीं लिया, आपने बता दिया कि ये हो सकता है, पर ब्लैक फंगस क्या अंदर के अंदर ही पैदा हो सकता है या उसके जाने का रास्ता क्या है? वो बाहर से ही होके जाएगा? बाहर से ही जाता है जी। इसलिए जैसे किसान है अपने, या तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले हैं, जहाँ पे अपना गार्डन है, गार्डनिंग कर रहे हैं, या तो जहाँ झाड़ है, तो ऐसे वक्त वो एटमॉस्फेयर में होने के कारण वो जाना है। कि नॉर्मल इसमें अगर देखा जाए तो आपके या तो नॉर्मल इसमें हर एक के नाक में या तो उनका जो श्वास की नलिका है उसके अंदर में तुम्हें वो म्यूकर दिखेगा ही, क्योंकि वो कई बार अपन जैसी धूल के इसमें रहते, धूल अपने शरीर में जाती है वैसा म्यूकर भी जाता है, तो नॉर्मली रहता है, जाता है, लेकिन अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होने के कारण वो उसको उसी वक्त अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पता चल जाता है कि ये फॉरेन बॉडी है, ये बाहर की चीज़ अपने शरीर में आई है, तो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म उसको रोक लेता है, उसको ख़त्म करता। और जैसे अपन थूक देते हैं या तो नाक साफ कर लेते हैं, उसमें से वो पूरा निकल जाता है शरीर से जी। लेकिन अगर कभी इसका जाने का रास्ता तो नाक ही है जी। अब जैसे इन लोगों में अगर जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में या तो इम्यूनिटी कम होने के कारण, तो इनके अंदर में ये प्रॉब्लम होगा। तो क्या है, अभी जो किसानों का जैसा अभी मौसम आने वाला है, जो वो अपना बुआई करने वाले हैं, किसान उधर काम करने वाले, वेजिटेबल्स वाले जो जहाँ पे बहुत ये कचरा वगैरह जो उठाने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सड़ी हुई चीज़ें, तो जहाँ पे फंगस रहता है और वो ये कैटेगरी में आ रहे हैं रिस्क फैक्टर में, तो उन्होंने मास्क, डबल मास्क पहनना या गमछा बांध के रखना, यानी वो जो एंट्री पॉइंट है उसी को रोक दिया जाए जी। तो फिर कोई डरने लायक बात नहीं है। जी।
अच्छा, म्यूकरमाइकोसिस एक दूसरे को फैल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये स्पोर्ट जैसा कोरोना जैसा नहीं है जी। कि मुझे कोरोना है या तो मुझे सर्दी हो चुकी है तो मैं किसी के बाजू में बैठा हूँ, छींक दिया तो उसे भी हो गया। क्योंकि ये जो स्पोर्स अंदर जाने के बाद में ये अपने उस वहां पर जो एपिथेलियम है उसको चिपक कर क्रस्ट बनाते हैं। जी। वो ऐसे नाक में आके वो बाहर में ऐसे घूमते नहीं रहते जी। जैसा कोरोना वायरस है। तो वैसा तो ऐसा ये जिसको इन्फेक्शियस डिसीज कि इसके साथ में बैठा तो मुझे हो गया, ये नहीं है। अच्छा, ऐसा। म्यूकरमाइकोसिस को जो केसेस निकल के सामने आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या मतलब हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट थे क्या और जिन्हें ऑक्सीजन लगा, क्या उनमें ये प्रमाण ज्यादा देखने को मिला? क्योंकि ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही कि जिन्हें ऑक्सीजन लगाया गया तो ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन जो लगाई गई और जिसको बदला गया उसमें पानी अक्सर रहता है, उसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। फिर से मैं आपको वही कहूंगा, जैसा हर जगह पर ये है जी। तो उससे कोई भी कौन सा भी हॉस्पिटल या तो कोई भी जगह नहीं बची रहती। जी। अब ऐसे वक्त ऐसा है कि जो ट्यूब यूज की है, जी। यानी कोई भी चीज आप जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा, उदाहरण है कि अगर ब्रेड अपन ने लाया है और वो अपने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, भला ही वो पूरे पुड़ी में बंद है, प्लास्टिक में बंद है, लेकिन आप देखते हो कि कुछ दिनों बाद उसको जब देखे तो अरे ये खराब हो गया। क्यों पता चला? क्योंकि वो ब्रेड के ऊपर में आपको ब्लैक चीज या तो वो जो फंगस, अपन बोलते हैं इसको तो फंगस लग चुका है, तो वो तो पूरा प्लास्टिक में वगैरह बंद था। यानी पूरा एटमॉस्फेयर में जो है, तो उस हिसाब से अभी हमारे जो गाइडलाइंस हमें मिले हैं और हम सब लोग उस पर ध्यान भी दे रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन अपन लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो बॉटल रहती जिसमें से वो बबल्स दिखते हैं और ऑक्सीजन जा रहा है, वो बॉटल में जो पानी है वो डिस्टिल वाटर और स्टेराइल पानी ही रहा जाए। उसके बाद में डेली उसको बदला जाए। बाद में जो उसकी ट्यूबिंग जो है ऑक्सीजन की, या तो ट्यूब अंदर डाली है तो मास्क, उसको भी बराबर बिटाडीन वगैरह जो सॉल्यूशन होता है उससे क्लीन किया जाए। तो ये सब चीजें सोर्स हो सकती है। जी। अब मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचा जाए और ख़ास तौर से किन्हें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड से मान लीजिए कि आप रिकवर हो गए, आपने स्टेरॉइड भी लिया, आप हॉस्पिटलाइज भी हो गए, उसके बाद में किस तरीके की एहतियात बरते जाएं ताकि म्यूकरमाइकोसिस के जाल में ना फंसा जाए? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कोरोना हो चुका है, उसी का बहुत बड़ा एक सदमा पेशेंट को होगा। जिस हिसाब से वो लोग इतना दिन तक के कोरोना से लड़ते रहे, उसके अंदर इतनी दवाइयाँ खाते रहे, उनके घर वाले लोग भी उस सदमे में हैं। अब वो वहाँ से जैसा पहले वेव में डिस्चार्ज हो गए तो वो खुश थे कि हम लोग अभी जिंदा है, कोरोना से हमारा डेथ नहीं हुआ है और हम वापस अपने घर आ चुके हैं। लेकिन अब जब म्यूकर आ चुका है और उसके कारण वो नाक में वहाँ पर पूरा अंदर में जो फैला आंखों की तरफ, और जो हम ऑपरेशन करते हैं और उस वक्त पेशेंट के रिश्तेदारों को बताया जाता है कि इसका पूरा हम तालू निकाल देंगे, ये जबड़ा जिसको बोलते हैं दांत से लेके उसको निकाल देंगे, और इसकी आँख भी इन्फेक्ट हो गई तो हमें आँख भी निकाल के उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। तो कई बार लोग बोलते हैं हमने वो एक आँख है उतना बचा लो, तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि एक आँख के बाजू में दूसरी आँख का कनेक्शन होता है। अगर इन्होंने कहा कि हम ये आँख नहीं निकालने देना चाहते तो कुछ दिनों में वहाँ से क्रॉस होके वो दूसरे आँख में भी चला जाएगा और दूसरे आँख से भी वो आदमी अंधा हो जाएगा। तो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है कि अब तो कोरोना से बच के आ गए थे, लेकिन अब आँख निकाली जा रही, मैं दोनों आँखों से अंधा हो रहा हूँ, फिर जबड़ा निकाल दिया जा रहा है, कई बार वो यहाँ से स्किन में बाहर आता तो हमें वो स्किन भी निकाल देना पड़ता। तो वो बहुत बड़ा एक सदमा हो जाता है, उससे इम्यूनिटी कम है और ये सदमे से अब इससे बचने का क्या है? सबसे अच्छी बात है कि प्राणायाम, योगा, यानी तुम्हारा ऑक्सीजन थेरेपी अगर अच्छी रही तो कोरोना में भी तुम्हारे लंग्स, पोस्ट कोरोना बहुत से इसमें लंग में फाइब्रोसिस हो रहा है और ये यहाँ तक सिर्फ ब्रेन में ऊपर जा रहा है ऐसा नहीं, ये म्यूकर जो है श्वास नलिका से अपने फेफड़ों में भी जा रहा है, लंग में भी जा रहा है वहाँ पर। तो तुम्हारा जिस हिसाब से तुम्हारा लंग कैपेसिटी रहेगा तो उसके लिए तुम घर के अंदर में जो लंग को अच्छे से एक्सरसाइज हो, ऐसे प्राणायाम जो है, योगा जो है, जो अपने पुराने इससे करते आए, तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिसको बोलते वो करे। उसके बाद में नाक को अपन जैसा ब्रश करते हैं, तो मैं तो आज भी 2-3 पेशेंट को बोल चुका हूँ कि भाई जैसे तुम ब्रश करते हो, तुम्हारे नाक में खट्टी लगती है, सूखापन लगता है, तो ब्रश करने के बाद में सुबह तुम एक
1 ग्लास कुनकुना पानी, उसमें आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच खाने का सोडा। जी। ना मैं उनको बार बार बताता हूँ, कपड़े धोने का नहीं, खाने का सोडा 1/4 जी। ऐसा डाल के उसका घोल बना लो और बाहर से एक सिरिंज मिलती है 20 ml की जी। वो ले लो और फिर जैसा तुम्हारा ब्रश वगैरह का बेसिन हो या तो जहाँ बैठे हो उसको लेके तुम अच्छे से नाक को धोना शुरू करो जी। जैसे हम पिचकारी मारते हैं तो अंदर में जितने भी क्रस, जो भी खट्टिया या तो जो भी कुछ फंगस हुआ होगा या तो जो भी बैक्टीरिया भी होगा वो सब वो धुल के निकल जाता है जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ये देखते हैं, गांव-गांव में आपका प्रोग्राम जाता है तो वहाँ पे किसान हैं और जो लोग बहुत बड़ी जो महंगी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अगर शहर के लोग हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कुछ स्प्रे रहते हैं जो नाक में डालने वाले ड्रॉप होते हैं, नोजल के साथ में आते हैं, उसको उसमें मिलाओ और नोजल से, जिसे जल नीति कहते हैं, वैसे वो करे तो वो वहाँ का नाक का साफ रखना वो भी हो जाता है। और ये सब साफ सफाई होने के बाद में, जैसा कोरोना से तुम आए हैं ये कोई बताता नहीं है, कोरोना से आने के बाद में तुम्हारा ब्रश बदल दे जी। नहीं तो लोग क्या वो ब्रश पूरा टेढ़ा हो रहा है फिर भी उसे चला ही रहे, ये ना करे जी। कोरोना से जब तुम वार्ड से आ गए तो जो जो ऐसी चीजें तुमने बार बार यूज की है उसका त्याग कर दे और नई चीज ले आए जी। उसके बाद ये जब साफ सफाई पूरी हो गई तो उसके बाद में तुम दरवाजा बंद कर दीजिए, जो एंट्री पॉइंट है, यानी मास्क लगा लीजिए, डबल मास्क लगाइए। अच्छा, ये सवाल ये भी है कि मास्क मौजूदा समय में क्या आपको कोरोना से और ब्लैक फंगस से भी बचा सकता है? हाँ, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो, सोच रहे हो कि मैं तो अब बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन मैं वो रिस्क ग्रुप में हूं जी। वो रिस्क ग्रुप में मैं तो अपने गार्डन में घूम रहा हूं जी। लेकिन जैसा मैं बार बार बता रहा हूं फंगस हर जगह पर है जी। वो गार्डन में घूम रहे हैं, वहां पे झाड़ है, नीचे में मिट्टी है ना, खाद डाला हुआ है जी। इसके अंदर में वो फंगस है। तो अगर तुमने वहां पर अकेले भी हो, ऐसा नहीं कोई बाजू में है तो मैं मास्क पहनूं, तो उन्होंने मास्क पहना बहुत जरूरी है जी। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके बचा जा सकता है? जैसा आपने बताया कि मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप नाकों को आप साफ करें, उससे बच सकते हैं। कोई मेडिसिन की भी ऐसी प्रैक्टिस होती है क्या कि ब्लैक फंगस को रोकने को लेकर या म्यूकरमाइकोसिस को रोकने को लेकर लोग ले सकते हैं, भले वो डॉक्टर की एडवाइस से हो? अभी तो जब आज वो म्यूकरमाइकोसिस हुआ है, ये पहले आप समझ लीजिए क्यों हुआ है कि तुम अपने डॉक्टर खुद बने हुए हो जी। तुमने दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन था वो व्हाट्सएप पे आया, वो तुमने व्हाट्सएप से भेज दिया, उसकी कंडीशन अलग थी, तुम्हारी कंडीशन अलग है जी। तो एटलीस्ट तुम डॉक्टर के पास जाइए, उन्होंने स्टेरॉइड लिया तो अब जैसा तुम्हें पता चल चुका है ये गलत हुआ है जी। अब म्यूकर में भी अगर मैं बोलूं कि ये दवाइयाँ है, कल वो फिर से व्हाट्सएप में आ जाएगा, अरे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये वाली एंटी फंगल दवाइयाँ है, चलो लेना शुरू कर देते, उससे और ज्यादा के प्रॉब्लम हो गए। लेकिन दवाइयाँ है। सबसे पहली बात है कि तुम्हें ऐसा शक हो जाता है तो तुरंत नाक कान गला, दांत में होता है तो दांत का सर्जन, जो भी पास में डॉक्टर है उसको बता दे, यानी अभी अपना खुद का इलाज ना करे जी। वो होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आने के बाद में उसका एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में अगर हमें शक हो गया तो हम तुरंत बोलते हैं कि आप उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करो। सीटी स्कैन से बोन पता चलते हैं कि जिसके अंदर में बोन खाया है, क्योंकि एमआरआई में बोन का उतना पता नहीं चलता। और एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यू, यानी वो जो भी नर्व्स है, मसल्स है, जो है उसका बताता है जी। अगर मुझे पूछा जाए दोनों में एक क्या करना चाहिए तो मैं तो एमआरआई कहूंगा, क्योंकि एमआरआई पूरा ब्रेन तक के जाने वाली सब चीजों को ये कर लेता है, पता करता है। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है जी, और वो उतना नहीं है तो भी हम एंडोस्कोपी करके नाक में से फिर अंदर से स्वैब ले लेते हैं या तो अंदर से टिश्यू ले लेते हैं और वो हम भेज देते हैं माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। उधर में से रिपोर्ट अगर आ जाता है कि इसमें फंगस नहीं है तो कोई चिंता नहीं, मैंने जो प्रिकॉशन बोले वैसे ही लेना है। अब उसमें फंगस है, अब इसमें दो प्रकार के फंगस हमें मिल रहे हैं। अभी अपन सिर्फ काले फंगस की बात कर रहे हैं जी। दूसरा है व्हाइट फंगस जी, जिसे एस्परजिलोसिस कहते हैं, जैसे इसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं उसको एस्परजिलोसिस कहते हैं। अच्छा, तो वो व्हाइट फंगस इतना डेंजर नहीं है, तो हम उसमें लिमिटेड सर्जरी करते हैं और वहां का हमको जो भी मिलता है टिश्यू बोलो या तो पस बोलो, जो भी वहां से क्रस्ट बोलो, ये हम भेज देते हैं बायो। और उधर से रिपोर्ट आ गया कि इसको एस्परजिलोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है जी, और म्यूकरमाइकोसिस है तो उसका मेडिसिन अलग है जी।
एस्परजिलोसिस में जो एक मेडिसिन आता है जिसे हुरिकेनाजोल बोलते हैं, अगर वो देना शुरू किया और एस्परजिलोसिस नहीं रहा तो म्यूकर ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपने मन से एंटी फंगल ना लीजिए जी। और इसमें अगर हमने सावधानी रखी तो म्यूकरमाइकोसिस से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और मौजूदा समय में म्यूकरमाइकोसिस को लेकर जो इतनी चर्चा हो रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मरीज़ निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में बचाव को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपसे हमें मालूम पड़ी और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा हमारे दर्शकों को होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।